हेलो हेलो हेलो, आप लोगों को आवाज क्लियर है? हेलो हेलो हेलो, क्लियर है? आप सभी को मेरी आवाज क्लियर है? आवाज कट रही है क्या? हेलो, आप सभी को वॉइस मेरी क्लियर है? अगर वॉइस क्लियर हो तो आप लोग यस या फिर नहीं क्लियर तो आप लोग नो लिखिए। जल्दी से टाइपिंग करें। वॉइस क्लियर नहीं आ रही, वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? वो बताइए, वो बताइए। एक मिनट, कनेक्ट हो गया? हेलो 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 अरे मैं ज्वाइन करूँ तो वहां उसमें ऐड एक मिनट कनेक्ट उसकी साउंड कट रहा है। हेलो हेलो, वॉइस क्लियर आ रही है?
वो वाईफाई वो ब्लूटूथ हटा दे। अब आपको मेरी आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? हेलो, अब आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए ठीक है। चलिए तो आज हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा साउंड की वजह से आज डिले हो गया, सो उसको चार्जिंग में लगवा दो। हाँ प्रिंस जी, आप हाथ उठा रहे हैं, बताएं आपको आवाज आ रही है? कोई डाउट है? जल्दी बताएं बेटा, नहीं तो फिर मैं क्लास स्टार्ट करूं। ओके ठीक है, ठीक आ रहा है, साउंड आ रहा है, ठीक है बेटा। चलिए चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे कि कल मैंने आपको नोडल एनालिसिस का एडवांस मेथड बताया था, जिसको हम बोल रहे थे सुपर नोडल एनालिसिस, ठीक है। और सुपर नोडल एनालिसिस से हम अपने क्वेश्चन को कब सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको बताया था। कंडीशन थी कि बिना किसी प्रतिरोध के एक वोल्टेज सोर्स अगर दो प्रिंसिपल नोड के बीच में कनेक्ट होगा, तब ऐसे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को नोडल एनालिसिस की हेल्प से सॉल्व करने के लिए हमें नोडल एनालिसिस का एडवांस मेथड यूज करना होता है, जिसको बोलते हैं सुपर नोड एनालिसिस, ठीक है। सुपर नोड एनालिसिस के लिए आपको तीन रूल्स को अपने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में अप्लाई करना होता है। एक होता है ओम्स लॉ, दूसरा होता है केसीएल और तीसरा होता है केवीएल। जब इन तीनों रूल को आप अपने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एक साथ अप्लाई करते हैं, तब आप अपने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सुपर नोड एनालिसिस की हेल्प से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। वहीं अगर आपके बात की जाए नोडल एनालिसिस, तो नोडल एनालिसिस नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रूल्स। पहला होता है ओम्स लॉ और दूसरा होता है केसीएल। वहीं जो सुपर नोड एनालिसिस होता है, दैट इज नथिंग बट द हैविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रूल्स। पहला होगा आपका ओम्स लॉ, दूसरा केसीएल और तीसरा होने वाला है दैट इज केवीएल, ठीक है। तो कल मैं आपको प्रोसीजर बता चुका था। आज हम लोग अपने सुपर नोड एनालिसिस के कई सारे एग्जांपल्स को यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है, जिससे आपके काफी अच्छे कॉन्सेप्ट क्या होने वाले हैं, बिल्डअप होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आपके ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, जो कि होगा सुपर नोड एनालिसिस का, ठीक है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, विजिबिलिटी में तो बेटा कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है मुझे भी यहाँ पर, ठीक है। कैलकुलेट कैलकुलेट द करंट कैलकुलेट द करंट कैलकुलेट द करंट ix कैलकुलेट द करंट ix बाई, या फिर इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द करंट ix इन द given circuit in the given circuit, calculate the current ix in the given circuit by using nodal analysis method, ठीक है। नोडल एनालिसिस मेथड की हेल्प से आपको अपने दिए हुए इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में करंट ix की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है। मैं आपका सर्किट डायग्राम बना रहा हूं। नाउ आपका जो सर्किट है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, उसमें पहली ब्रांच में आपके पास एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है। इस 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के साथ दिस इज 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है। इस 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी क्रम पे 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। कितने ओम का प्रतिरोध लगा बेटा? 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। फिर इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपके पास एक दूसरी ब्रांच है, और इस दूसरी ब्रांच में फिर से आपके पास एक 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। कितने ओम का प्रतिरोध लगा बेटा? 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। फिर आपके पास एक तीसरी ब्रांच है, और इस तीसरी ब्रांच में
फिर से आपके पास दैट इज 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। आपके पास इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एक चौथी ब्रांच है और इस चौथी ब्रांच में भी आपके पास अगेन 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। दिस इज 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। दैट इज 1 2 3 एंड 4। आपके इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपके पास एक पांचवी ब्रांच है और इस पांचवी ब्रांच में आपके पास एक 1 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम पे दैट इज 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा। कितने वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है? 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। यहाँ पर पैरेलल में ब्रांच थी 1 ओम और 5 ओम, तो मैं वोल्टेज सोर्स को यहाँ पर लगा देता हूँ। दैट इज थर्ड ब्रांच में एक वोल्टेज सोर्स मान लेते हैं, दैट इज 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, या फिर आप इसको 6 वोल्ट का मान लीजिए। ठीक है, या फिर 6 की जगह 5 10 15 मान लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। दिस इज 15 वोल्ट, रैंडम डाटा ले रहा हूं। ठीक है, और बेटा यहां पर आपके पास फिर से 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। कितने ओम का प्रतिरोध लगा है? 1 ओम। पहले मैंने 1 ओम लगाया था, उसको मिटा दिया। पैरेलल में वोल्टेज सोर्स भी लगा सकता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलिए वोल्टेज सोर्स को नीचे लगा देते हैं और 1 ओम के रजिस्टर को आपका ऊपर लगा देते हैं। ये आपके पास एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। एसएससी जेईई मेंस 2011 का 15 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। पहले आपके पास फर्स्ट ब्रांच में एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है। इस 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी क्रम पे 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। फिर आप देखेंगे कि आपके पास इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एक दूसरी ब्रांच है। इस दूसरी ब्रांच में 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। आपके पास इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एक तीसरी ब्रांच है जिसमें 15 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है। इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एक चौथी ब्रांच है जिसमें 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपके पास पांचवी ब्रांच है जिसमें 1 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम पे 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है। और इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एक छठवीं ब्रांच है और इस छठवीं ब्रांच में आपके पास एक 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। आपसे इस गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में बोल रहा है कि जो आपके पास 1 ओम का रजिस्टर है, इस 1 ओम के रजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है? IX करंट फ्लो कर रहा है। इस IX करंट को आपको क्या करना है बेटा? कैलकुलेट करना है। इस 1 ओम के रजिस्टर से IX करंट फ्लो कर रहा है और इस IX करंट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। आपके पास 1 मिनट का टाइम है। आप पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्राई करें, बाद में तो मैं क्वेश्चन को आपको बता ही दूंगा। फर्स्ट यू कैन बी ट्राई द क्वेश्चन। आपको इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में करंट IX की वैल्यू क्या करनी है बेटा? कैलकुलेट करनी है। यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट IX इन द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। चलिए, किसी का आया बेटा? किसी का आंसर आया? एनीवन कैन शो योर कॉपी। कोई अपनी कॉपी को शो करना चाहता है तो मुझे शो कर सकता है। मैं गैलरी व्यू पे जा रहा हूं। कोई अगर अपनी कॉपी को शो करना चाहता है तो मुझे शो करे, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन को करना स्टार्ट करूं। चलिए,
तो कोई भी अपनी कॉपी शो नहीं करना चाहता, तो इसका मतलब आप लोगों को क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जब मैं एक बेटा क्वेश्चन समझा रहा हूं तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। आप देखेंगे नोडल एनालिसिस से आप किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज निकाल सकते हैं, बशर्ते उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जितने भी प्रिंसिपल नोड होंगे सबसे पहले आपको सारे के सारे प्रिंसिपल नोड के विभव मालूम होने चाहिए। तो आप देखेंगे इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में मैं इस करंट IS की वैल्यू निकाल सकता हूं, लेकिन सबसे पहले मुझे इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जितने भी प्रिंसिपल नोड होंगे सारे के सारे प्रिंसिपल नोड के विभव मालूम होने चाहिए। तो ठीक है, तो बेटा इस करंट IS को तो बेटा मैं बाद में कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले मैं देखूंगा कि इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कितना प्रिंसिपल नोड है। तो आपको दिख रहा होगा कि इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में टोटल 3 प्रिंसिपल नोड है, जैसे 1, जैसे 2, और नीचे बेटा इन चारों ब्रांच को शॉर्ट किया। शॉर्ट सर्किट मतलब सेम पोटेंशियल पॉइंट, इन चारों ब्रांच को मिला के एक पॉइंट बनेगा, जैसे इधर 3 प्रिंसिपल नोड है। ठीक है, देयर इज इन द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आपके पास 3 प्रिंसिपल नोड है। जैसे ही आपको इन तीनों प्रिंसिपल नोड के विभव मालूम चल जाएंगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने करंट IS की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इन 3 प्रिंसिपल नोड में से आप क्या करेंगे, एक प्रिंसिपल नोड को आप रेफरेंस या फिर ग्राउंड नोड कंसीडर करेंगे। तो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इस नीचे वाले प्रिंसिपल नोड को क्या मान लेता हूं बेटा, रेफरेंस और ग्राउंड नोड कंसीडर कर लेता हूं। रेफरेंस या फिर ग्राउंड नोड कंसीडर कर लेता हूं। जैसे मैं नीचे वाले प्रिंसिपल नोड को रेफरेंस या फिर ग्राउंड नोड कंसीडर करूंगा, मुझे नीचे वाले प्रिंसिपल नोड का विभव मालूम चल जाएगा। अब मेरे पास 2 प्रिंसिपल नोड है जिनके विभव क्या है, अननोन है। तो चलिए पहले प्रिंसिपल नोड के विभव को आप V1 मान लेते हैं और दूसरे प्रिंसिपल नोड के विभव को आप V2 मान लेते हैं। ठीक है, आपके पास 2 अननोन है। 2 अननोन को निकालने के लिए आपको कितने इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जनरली ये क्वेश्चन कौन से केस का है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में किसी ब्रांच में बिना किसी प्रतिरोध के एक आइडियल वोल्टेज सोर्स अगर 2 प्रिंसिपल नोड के बीच में कनेक्ट है, तब ऐसे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को हम सुपर नोडल एनालिसिस मेथड से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन है वो नोडल एनालिसिस के एडवांस मेथड से क्या होने वाला है, सॉल्व होने वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर नोडल एनालिसिस। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे बिना किसी प्रतिरोध के एक आइडियल वोल्टेज सोर्स अगर 2 प्रिंसिपल नोड के बीच में कनेक्ट है, तब ऐसे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को नोडल एनालिसिस सॉल्व करने के लिए नोडल एनालिसिस के एडवांस मेथड को यूज करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं सुपर नोडल एनालिसिस। तो मैं लिख देता हूं, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड with the help of super nodal एनालिसिस मेथड। सुपर नोडल एनालिसिस मेथड से ये क्वेश्चन क्या होगा बेटा, सॉल्व होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सुपर नोडल एनालिसिस मेथड से सॉल्व होगा। सुपर नोडल एनालिसिस का मतलब है कि आपको इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में 3 रूल्स को एक साथ अप्लाई करना पड़ेगा। कौन कौन से रूल होंगे बेटा, पहला होगा ओम्स लॉ, दूसरा होगा दैट इज KCL, और तीसरा होगा बेटा KVL। इन तीनों रूल्स को जब आप अपने इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में लगाएंगे, तब जाके ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आपका क्या होने वाला है बेटा, सॉल्व होने वाला है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जिन 2 प्रिंसिपल नोड के बीच में बिना किसी प्रतिरोध के आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट होता है, उन प्रिंसिपल नोड को आप क्या बोलते हैं, सुपर नोड। तो नोड 1 और नोड 2 के बीच में बिना किसी प्रतिरोध के आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है, इसलिए आपका नोड 1 और नोड 2 आपके कौन से नोड है, सुपर नोड है। नोड 1 और नोड 2 कौन से नोड है बेटा, सुपर नोड है। तो ये आपको मालूम चल गया कि नोड 1 और नोड 2 आपके सुपर नोड है। तो यहां इसको भी लिख देता हूं, क्योंकि नोड 1 एंड नोड 2 आर सुपर नोड। कैसे नोड है, आर सुपर नोड, आर सुपर नोड। नोड 1 और नोड 2 अगर सुपर नोड है, तो नोड 1 पे जो KCL इक्वेशन बनेगी, वही KCL इक्वेशन कहां से बनेगी, नोड 2 पे।
तो जो केसीएल इक्वेशन नोड 1 पे आएगी वही केसीएल इक्वेशन नोड 2 पे, मतलब दोनों नोड पे जब मैं केसीएल इक्वेशन लिखूंगा तो केसीएल इक्वेशन कितनी आएगी, एक केसीएल इक्वेशन। एक केसीएल इक्वेशन से यहां भी आप केसीएल बनाएंगे, किसी भी प्रिंसिपल नोड के विभव को निकालने की जब केसीएल बनाएंगे तो जो केसीएल यहां पर आएगी वही केसीएल यहां पर आएगी। तो बेटा दो एक केसीएल, तो आप देखेंगे दोनों दोनों प्रिंसिपल नोड पे जब आप केसीएल इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन आएगी, एक इक्वेशन से दो अननोन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, बिना किसी प्रतिरोध के वोल्टेज सोर्स वाली ब्रांच में जब आप करंट को लिखने को जाएंगे तब इस वोल्टेज सोर्स को के इफेक्ट को आप नेग्लेक्ट कर देंगे। इसको नेग्लेक्ट करना तो आप देखेंगे इस वोल्टेज सोर्स की ब्रांच को लिखने के लिए आप नोड 1 से नोड 2 पे जाएंगे, तब इस वोल्टेज सोर्स को यूज नहीं करेंगे, यानी इस वोल्टेज सोर्स को शूट थ्रू कर देंगे। ठीक है, तो आप बाद में क्या करेंगे, केवीएल इक्वेशन की हेल्प से इस वोल्टेज सोर्स के मैग्नीट्यूड को भी क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इस वोल्टेज सोर्स के मैग्नीट्यूड को यूज करने के लिए आपको केवीएल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, जो कि डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, जो कि कल मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, तो चलिए यहां मैंने लिखा था क्योंकि नोड 1 और नोड 2 आपके सुपर नोड है, इसलिए नोड 1 और नोड 2 की केसीएल इक्वेशन क्या होगी, सेम। इसलिए केसीएल इक्वेशन ऑफ नोड 1 इज इक्वल टू केसीएल इक्वेशन ऑफ नोड 2। नोड 1 और नोड 2 की केसीएल इक्वेशन क्या आएंगी, सेम आएंगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको नोड 1 पे केसीएल बना रहा हूं, जो केसीएल नोड 1 पे आएगी वही केसीएल आपकी नोड 2 पे आने वाली है। तो दोनों नोड पे एक ही केसीएल इक्वेशन आएगी, कल इसको मैंने प्रूफ किया था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि चलिए पहले प्रिंसिपल नोड के विभव को डायरेक्ट निकाल नहीं पाएंगे और दूसरे प्रिंसिपल नोड के विभव को भी आप निकाल नहीं पाएंगे। तो आप अगर पहले प्रिंसिपल नोड या फिर दूसरे प्रिंसिपल नोड के विभव को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बेटा अगर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते तो क्या अप्लाई करके निकालते हैं, केसीएल। तो दैट इज अप्लाई केसीएल इक्वेशन एट नोड 1। नोड 1 पे जो केसीएल होगी वही नोड 2 पे होगी, तो अप्लाई केसीएल एट नोड 1, या फिर आप लिख सकते हैं केसीएल इक्वेशन ऑफ नोड 1 एंड नोड 2। जो केसीएल इक्वेशन नोड 1 पे आएगी वही केसीएल इक्वेशन नोड 2 पे आएगी। तो मैं लिख देता हूं केसीएल इक्वेशन ऑफ नोड 1 एंड नोड 2। नोड 1 और नोड 2 की केसीएल इक्वेशन सेम आएगी, उस केसीएल इक्वेशन को मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। तो जो में केसीएल नोड 1 पे आएगी वही नोड 2 पे आएगी। तो नोड 1 पे केसीएल इक्वेशन लिख रहा हूं। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, नोड 1 पे आप केसीएल इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे नोड 1 पे कितनी ब्रांच बेटा, 4 ब्रांच है। अगर बेटा 4 ब्रांच है तो चारों ब्रांच में कैसा करंट मानेंगे, नोड से जाता हुआ जाता हुआ जाता हुआ और जाता हुआ। तो चलिए नोड 1 के विभव को निकालने के लिए नोड 1 पे जब मैं केसीएल इक्वेशन बनाऊंगा तो नोड 1 पे आपके पास 4 ब्रांच है, चारों ब्रांच में कैसा करंट मानूंगा, नोड से जाता हुआ जाता हुआ जाता। चलिए पहली ब्रांच में कैसा करंट माने, पहली ब्रांच में नोड 1 पे जो पहली ब्रांच है उसमें हम कितना करंट मान रहे हैं, I1 करंट मान रहे हैं। दूसरी ब्रांच में आपका I2 करंट मान रहे हैं जो कि नोड से जा रहा है। तीसरी ब्रांच में आपका कितना करंट मान रहे हैं, I3 करंट मान रहे हैं जो कि नोड को लीव कर रहा है। और चौथी ब्रांच में I4 करंट मान रहे हैं जो कि नोड को क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास नोड 1 पे 4 ब्रांच थी और किसी भी प्रिंसिपल नोड के विभव को आप दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट या फिर आपका केसीएल। तो डायरेक्ट तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैलकुलेट करने के लिए नोड 1 पे केसीएल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि केसीएल आपके नोड 1 पे 4 ब्रांच है तो चारों ब्रांच में कैसा करंट मानेंगे, नोड से जाता हुआ जाता हुआ जाता हुआ और जाता हुआ। तो चलिए नोड 1 पे मैं केसीएल इक्वेशन बना रहा हूं। ठीक है, तो दैट इज आपका केसीएल क्या होता है, किसी भी नोड पे सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 के बराबर। ठीक है, किसी भी नोड पे सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 के बराबर। तो आप देखेंगे इस करंट को लिखना है, I1 करंट नोड को लीव कर रहा है, कैसे साइन के साथ लिखेंगे, प्लस साइन। I2 करंट भी नोड को लीव कर रहा है, कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन। I3 करंट भी नोड को लीव कर रहा है, कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन। और I4 करंट भी बेटा नोड को लीव कर रहा है, दैट इज इक्वल टू प्लस साइन। तो दिस इज नथिंग बट द केसीएल इक्वेशन एट नोड 1। नोड 1 पे ये मेरी केसीएल इक्वेशन आ गई। अब आप देखेंगे केसीएल इक्वेशन के लिए
आपने नोड 1 पे जब आपने केसीएल इक्वेशन बनाई तो 4 ब्रांच थी, चारों ब्रांच में करंट आपने मान लिया I1, I2, I3 एंड I4। अब इन करंट को लिखना भी पड़ेगा, तो चलो I1 करंट कैसे लिखेंगे? I1 करंट क्या है? इस ब्रांच का करंट है, इस ब्रांच का करंट किसका करंट है? रजिस्टर का करंट है। इस ब्रांच में जो भी करंट फ्लो करेगा वही करंट रजिस्टर से फ्लो करेगा और वही वोल्टेज सोर्स से। तो आप देखेंगे इस ब्रांच का करंट अगर आपको निकालना है तो या तो आप रजिस्टर का करंट निकालो या तो वोल्टेज सोर्स का करंट निकालो, ठीक है? बात क्या है? सेम है। लेकिन वोल्टेज सोर्स के करंट को डायरेक्ट लिखने का कोई नियम नहीं है, लेकिन रजिस्टर के करंट को आप क्या कर सकते हैं? ओम्स लॉ से लिख सकते हैं। फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, आपको I1 करंट निकाला। I1 करंट क्या है? इस ब्रांच का करंट है। इस ब्रांच का करंट ही किसका करंट है? वोल्टेज सोर्स का करंट है। लेकिन वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी क्रम पे रजिस्टर लगा है, तो मैं इस वोल्टेज सोर्स के करंट को डायरेक्टली ओम्स लॉ की हेल्प से लिख सकता हूं। वोल्टेज सोर्स का करंट आ जाएगा तो आपका ब्रांच का करंट आ जाएगा। तो जो I1 करंट है आप डायरेक्टली उसको क्या करने वाले हैं? ओम्स लॉ की हेल्प से डायरेक्टली क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। टिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद I2 की बात करते हैं। I2 क्या है बेटा? I2 मेरा इस ब्रांच का करंट है। ब्रांच का करंट किसका करंट है? रजिस्टर का करंट। और रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ की हेल्प से लिख लेंगे। चलिए I4 करंट के बारे में बात कर लेते हैं। I4 करंट क्या है बेटा? I4 करंट इस ब्रांच का करंट है और इस ब्रांच में जो भी करंट फ्लो करेगा वही किससे फ्लो करेगा? रजिस्टर से फ्लो करेगा। और रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ की हेल्प से डायरेक्टली क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। अब बात करते हैं I3 करंट की। अब बात करते हैं I3 करंट, दैट इज I3 करंट क्या है बेटा? I3 करंट इस ब्रांच का करंट है। इस ब्रांच का करंट किसका करंट है? दैट इज इस ब्रांच में जो भी करंट फ्लो करेगा वही करंट वोल्टेज सोर्स से फ्लो करेगा। तो इस ब्रांच का करंट अगर निकालना है तो आपको वोल्टेज सोर्स का करंट निकालना पड़ेगा। लेकिन वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी क्रम पे कोई भी एलिमेंट नहीं लगा, तो अगर वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी क्रम पे कोई भी एलिमेंट नहीं लगा तो मैं इस वोल्टेज सोर्स या फिर ब्रांच के करंट को डायरेक्ट नहीं लिख पाऊंगा। तो कैसे लिखूंगा? इनडायरेक्ट लिखूंगा। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है? केसीएल मेथड। मतलब इस I3 करंट को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? केसीएल अप्लाई करना पड़ेगा। केसीएल कहां लगता है? नोड पे। तो इस करंट को फ्लो कराते कराते आपको एक नोड तक लेके जाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे ये जो I3 करंट है इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट किसका करंट है? वोल्टेज सोर्स का करंट है। क्योंकि वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी क्रम में कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा तो मैं इस I3 करंट या फिर इस वोल्टेज सोर्स के करंट को इनडायरेक्ट या फिर केसीएल मेथड से लिखूंगा। तो इस I3 करंट को लिखने के लिए आप केसीएल अप्लाई करेंगे। तो आप देखिए जो I3 करंट है वो फ्लो करते करते क्या होगा बेटा? फ्लो करते करते इस नोड तक पहुंचेगा और इस नोड पे पहुंचने के बाद ये जो I3 करंट होगा इन तीन ब्रांच में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये I3 करंट आगे चल के इन तीन ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। मैं मान लेता हूं इस 1 ओम के रजिस्टर से कितना करंट जाएगा? I5। इस 1 ओम के रजिस्टर वाली ब्रांच में कितना करंट जाएगा? दैट इज I6। और बेटा इस ऊपर 1 ओम के रजिस्टर में कितना करंट जाएगा? दैट इज I7। तो आप देखेंगे ये जो I3 करंट है इसको आप इनडायरेक्टली मेथड्स लिखेंगे। इनडायरेक्ट मेथड लिखने के लिए, करंट को लिखने के लिए आप एक नोड से दूसरे नोड पे जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे जब मैं इस I3 करंट को लिखने के लिए जाऊंगा तो बेटा इस नोड से लेके इस नोड तक जाऊंगा, तब मैं इस वोल्टेज सोर्स को नहीं देख रहा हूं, इस वोल्टेज सोर्स के इफेक्ट को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, इसको मैं थ्रू कर रहा हूं। तो जो I3 करंट होगा, I3 करंट किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग किसके बराबर होता है? जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। तो I3 नथिंग बट इक्वल टू I5 प्लस I6 प्लस I7। तो जो I3 करंट है वो आपका किसके बराबर होगा? ये I3 करंट है वो आगे चल के तीन ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। पहली ब्रांच में कितना करंट जा रहा है? I5। दूसरी ब्रांच में कितना करंट जा रहा है? दैट इज I6। और बेटा नेक्स्ट वाली ब्रांच में कितना करंट जा रहा है? I6। तो किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग किसके बराबर होता है? जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। जो I3 करंट है वो I5 प्लस I6 प्लस I7 के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर आप I3 करंट को निकालना चाहते हैं तो आपको I5, I6 और I7 को निकालना पड़ेगा। चलो चेक करते हैं, क्या I5 करंट को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं? क्या I5 करंट का इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट किसका करंट है? रजिस्टर का करंट। और रजिस्टर के करंट को आप डायरेक्टली ओम्स लॉ से लिख सकते हैं। तो I5 डायरेक्टली ओम्स लॉ से आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे I6 करंट आपको लिखना है। I6 करंट क्या है? इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट किसका करंट है? वोल्टेज सोर्स का। जो करंट इस ब्रांच से फ्लो करेगा वही वोल्टेज सोर्स से फ्लो करेगा। क्योंकि वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी क्रम पे रजिस्टर लगा है तो आप इस वोल्टेज सोर्स के करंट को डायरेक्ट ओम्स लॉ से लिख सकते हैं। और वोल्टेज सोर्स का करंट ही क्या आ जाएगा? ब्रांच का करंट। मतलब I6 करंट डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा? लिख दिया जाएगा। ठीक है, I7 क्या है? I7 इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट किसका करंट है? रजिस्टर का करंट है। और रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ की हेल्प से लिख सकते हैं। तो I7 करंट को भी आप डायरेक्टली लिख देंगे। तो आपको दिख रहा होगा ये जो I3 है
I3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, I5 प्लस I6 प्लस I7, ठीक है। तो आप देखेंगे जो आपकी केसीएल इक्वेशन है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड होके ऐसे आ जाएगी, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3 की जगह लिख देंगे दैट इज I5 प्लस I6 प्लस I7 प्लस I4 दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज द केसीएल इक्वेशन एट नोड 1। ये आपके नोड 1 की केसीएल इक्वेशन है। चलो अगर कोई नोड 2 पे केसीएल इक्वेशन बनाएगा तो भी यही केसीएल इक्वेशन आएगी। क्यों? क्योंकि नोड 1 और नोड 2 क्या है, सुपर नोड है। अगर सुपर नोड है तो दोनों नोड की केसीएल इक्वेशन क्या आएगी, सेम। आपने नोड 1 पे केसीएल लिखा, ये इक्वेशन आ गई। नोड 2 पे भी लिखता ना तो भी यही केसीएल आती। दोनों नोड पे जब आपने केसीएल इक्वेशन लिखी तो कितनी इक्वेशन आ रही बेटा, एक इक्वेशन आपके पास आ रही। दिस इज नथिंग बट द केसीएल इक्वेशन, ठीक है। चलिए अभी मैं करंट लिखूंगा, लेकिन एक चीज को मैं आपको अभी और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहां तक आप बताइए, अगर किसी को कोई बात ना समझ में आई हो तो वो मुझको बता सकता है। यहां तक लिख लीजिए, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी सी चीजें मिटा दूंगा। यहां तक पहले आप लोग लिख लीजिए। अगर किसी को डाउट हो यहां तक तो मुझसे पूछ सकता है। अभी मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने वाला हूं। हो गया बेटा? चलिए हो गया, आगे बढ़े। आप लोग साइन देते जाएं बेटा, थम्स अप का साइन देते जाएं तो मुझे मालूम चलता जाएगा, तो मैं चीजें जल्दी जल्दी आपको बताता जाऊंगा। आगे बढ़े बेटा। चलिए मैं आशा करता हूं कि नीचे की चीजें हो गई होंगी। यहां मिटा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिए। चलिए तो अभी मैंने नोड 1 पे केसीएल इक्वेशन बनाई है और केसीएल इक्वेशन आपके पास ये आई है, ठीक है। अब थोड़ा सा जो है एक ब्रांच आपको दिख रही है, उस ब्रांच को थोड़ा सा मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं। आपको ये बेटा 1 ओम के बोर्ड पे देखिए बेटा, सब लोग बोर्ड पे, ये 1 ओम के रजिस्टर वाली ब्रांच की बात कर रहे हैं। जो ऊपर की साइड ब्रांच लिखी है, इस वाली ब्रांच को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूं। यहां पर देखिए, इस ब्रांच में आपको बेटा दो करंट दिख रहे होंगे। इस ब्रांच में आपको दो करंट दिख रहे होंगे। एक करंट तो दिख रहा होगा बेटा I4, एक करंट दिख रहा होगा, कितना करंट फ्लो कर रहा है, I4। और बेटा इस ब्रांच में एक और करंट आपको दिख रहा होगा, दैट इज कितना करंट फ्लो कर रहा है, I7। दोनों एक ही ब्रांच के करंट है, ठीक है, दैट इज लाइक दिस। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं आपको, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो मान लीजिए आपके पास, हाँ साइड पे देखिएगा, मैं बता रहा हूं आपके पास साइड पे मैं एक रजिस्टर बना रहा हूं, R1 ओम का रजिस्टर। कितने ओम का रजिस्टर बना रहा हूं, R1 ओम का रजिस्टर। ध्यान से देखिएगा बेटा बोर्ड पे। मान लीजिए इस R1 ओम के रजिस्टर में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं I1 से। इस R1 ओम के रजिस्टर में डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना करंट मैं मान रहा हूं, I1 करंट फ्लो कर रहा है। आपसे लेकिन बोला गया है कि इस R1 ओम के रजिस्टर से अपवर्ड डायरेक्शन में मान लीजिए कितना करंट फ्लो कर रहा है। आपको दिया है कि इस R1 ओम के रजिस्टर से अपवर्ड डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो I1 और I2 के बीच में एक तो रिलेशन चाहिए। तो आप देखेंगे, मैंने माना कि आपके पास एक रजिस्टर था, R1 ओम का रजिस्टर था। इस R1 ओम के रजिस्टर में दिया था कि इस R1 ओम के रजिस्टर या फिर इस ब्रांच में डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा था, I1 करंट फ्लो कर रहा था। और इसी R1 ओम के रजिस्टर या फिर इस ब्रांच में अपवर्ड डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा था, I2 करंट फ्लो कर रहा था। तो I1 और I2 के बीच में आप रिलेशन बता सकते हैं। अगर आपसे पूछी जाए कि I2 की वैल्यू I1 के टर्म में बताओ, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, आपका इस ब्रांच में आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आपका इस ब्रांच में डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1 करंट।
इसी ब्रांच में अपवर्ड डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा है बेटा, दैट इज I2 करंट आपका फ्लो कर रहा है। चूंकि बेटा दोनों एक ही ब्रांच के करंट है और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो दिस I2 करंट इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ I1। I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस टाइम्स ऑफ I1। क्योंकि दोनों एक ही ब्रांच के करंट हैं तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो दैट I2 करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस टाइम्स ऑफ I1 एंड दैट इज नथिंग बट द, अगर यहां से मैं I1 को लेफ्ट साइड पे लेके आऊंगा तो I1 प्लस I2 का जो सम होगा वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक चीज रिजल्ट आपको समझ में आ रही है कि अगर आपके पास एक ब्रांच में आपसे बोला गया है कि आपका इस ब्रांच में डाउनवर्ड डायरेक्शन में I1 करंट फ्लो कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में I2 करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर एक ब्रांच है उसमें आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में I1 करंट है, अपवर्ड डायरेक्शन में I2 करंट है, तो अगर बेटा दोनों एक ही ब्रांच के करंट है और दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, अगर मैं इन दोनों करंट का सम कर दूंगा तो सम कितना हो जाएगा, 0। I1 प्लस I2 का सम कितना आ रहा है, 0। ध्यान से सुनिए, I1 क्या है, इस ब्रांच का करंट है, I1 क्या है, इस ब्रांच में डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1 करंट फ्लो कर रहा है। इस ब्रांच में अपवर्ड डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2 करंट फ्लो कर रहा है। दोनों एक ही ब्रांच के करंट हैं और बेटा दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। अगर दोनों करंट एक ही ब्रांच के हैं और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो अगर मैं दोनों करंट का सम कर दूंगा, दैट इज I1 और I2, अगर मैं दोनों करंट का सम कर दूंगा I1 प्लस I2, वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपके पास एक 2 ओम का रजिस्टर है, आपसे बोला जाए कि इस 2 ओम के रजिस्टर वाली ब्रांच में डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस 2 ओम के रजिस्टर वाली ब्रांच में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लेता हूं 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अगर इस ब्रांच में बोला गया है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 एम्पियर का करंट है और आपसे बोले कि अपवर्ड डायरेक्शन में करंट बताओ, इस ब्रांच में अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 एम्पियर का करंट हो तो अपवर्ड डायरेक्शन में कितना करंट आएगा, माइनस 10 एम्पियर का करंट। अब जरा ध्यान से देखिए, I1 आपका जो है क्या दिया बेटा, इस ब्रांच में डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 एम्पियर है, अपवर्ड डायरेक्शन में माइनस 10 एम्पियर है। क्योंकि दोनों एक ही ब्रांच के करंट है और डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो अगर दोनों एक ही ब्रांच के करंट है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो अगर मैं इन दोनों करंट का सम करूं, अगर मैं इन दोनों करंट का सम करूंगा तो बेटा इन दोनों का सम कितना आएगा, बेटा इन दोनों का सम आएगा 0, दैट इज 10 प्लस माइनस 10 इज नथिंग बट इक्वल टू 0। तो मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी आपको किसी ब्रांच के 2 करंट दिए, दैट इज अगर आपको ब्रांच में दैट इज आपका जो है ये जो 10 एम्पियर है वो भी इसी ब्रांच का करंट है, माइनस 10 एम्पियर भी इसी ब्रांच का, अगर दोनों एक ही ब्रांच के करंट हैं और दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, और अगर उन दोनों करंट का आप सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। इस चीज को मैं आपको केसीएल से भी समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपके पास एक R2 ओम का रजिस्टर लगा है, कितने ओम का रजिस्टर लगा है बेटा, R2 ओम का रजिस्टर लगा है। आपके एक ब्रांच है जिसमें R2 ओम का रजिस्टर लगा है। इस R2 ओम के रजिस्टर से, इस R2 ओम के रजिस्टर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I3 करंट फ्लो कर रहा है। और बेटा इस R2 ओम के रजिस्टर से अपवर्ड डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज I4 करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है, I4 करंट। तो आप देखेंगे I3 और I4, I3 और I4 दोनों एक ही ब्रांच के करंट हैं, ठीक है, I3 भी इसी ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है, I4 भी इसी ब्रांच में। अगर बेटा दोनों एक ही ब्रांच के करंट हैं और दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, तो दोनों का सम का कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा, ठीक है। क्योंकि एक बेटा अगर आपका प्लस 5 एम्पियर होगा तो दूसरा आपका माइनस 5 एम्पियर होगा, ठीक है। यहां से मैंने लेके बताया था कि अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 एम्पियर है तो अपवर्ड डायरेक्शन में माइनस 10 आएगा। तो अगर मैं I4 की वैल्यू निकालूं, अगर बोला जाए कि इस ब्रांच में डाउनवर्ड डायरेक्शन में I3 करंट है तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो करंट I4 है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस I3, और जब मैं दोनों करंट को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, समेशन 0। केसीएल से भी प्रूव कर सकते हैं। केसीएल से प्रूव करने के लिए आप देखेंगे जो केसीएल होता है उसको आप किसी भी नोड पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर सिंपलिसिटी आप यहां पर एक सिंपल नोड मान लीजिए, नाउ दिस इज द सिंपल नोड।
इस सिंपल नोड में आप देखेंगे कितनी ब्रांच है, 2 ब्रांच। कितनी ब्रांच है, 2 ब्रांच है, ठीक है। 2 ब्रांच है बेटा, दोनों ब्रांच में करंट मालूम है, तो इस नोड पे आप क्या लगा सकते हैं, केसीएल लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, केसीएल। केसीएल अगर आप लगाएंगे तो केसीएल क्या बोलता है कि किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग हमेशा किसके बराबर होता है, जाने वाली। तो आप देखेंगे इस नोड में यहां से आ रहा है i4 और यहां से आ रहा है i3, जाने वाली धारा कितनी है, 0। तो किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग, आने वाली धारा कितनी, i3 प्लस i4, आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है जाने वाली धारा नहीं तो बराबर क्या कर दिया, 0 विल बी देयर। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां से आप डायरेक्टली रिजल्ट निकाल सकते हैं कि कभी भी अगर आपको दैट इज आपके पास 2 करंट है, ध्यान सुनिए, मैंने बोला कि अगर आपके पास 2 करंट हैं, दोनों एक ही ब्रांच के करंट है, अगर आपके पास 2 करंट है, दोनों आपके एक ही ब्रांच के करंट है, दोनों की अगर डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो दोनों का सम हमेशा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको नोट करके बेटा मैं आपको लिखवा देता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी 3 एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बताने की कोशिश की है, इसको लिख लीजिए, नोट करके मैं आपको लिखा देता हूं, क्योंकि ये रिजल्ट आपको बहुत बार यूज आएगा, कई सारी जगह पे आपको इसका यूज करना पड़ेगा। और ये आपको कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपके पास 2 करंट है, दोनों एक ही ब्रांच के करंट हैं और दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो दोनों करंट का सम कितना होता है बेटा, 0 होता है। दोनों करंट का सम कितना होगा, 0 होने वाला है, ठीक है। चलिए तो मैं लिखने की कोशिश करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने नीचे जो मैंने 3 फिगर बनाए हैं उन तीनों फिगर को बना लिया, बना लिया। आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा, थम्स अप करिए। चलिए नोट करके लिखिए, अगर आपके पास 2 करंट हैं, दोनों एक ही ब्रांच के करंट है, नोट करके लिखिए बेटा, इसी क्वेश्चन में नोट लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रिजल्ट है। यदि आपके पास, यदि आपके पास, यदि आपके पास 2 करंट हैं, 2 करंट हैं, यदि आपके पास दोनों 2 करंट हैं और दोनों एक ही ब्रांच के करंट, यदि आपके पास 2 करंट हैं और दोनों एक ही ब्रांच के करंट हैं, दोनों एक ही ब्रांच के, एक ही ब्रांच के, एक ही ब्रांच के करंट है, एक ही ब्रांच के करंट हैं, तब यदि आपके पास 2 करंट है, दोनों एक ही ब्रांच के करंट हैं और दोनों और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, और दोनों अपोजिट, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, तो दोनों करंट का सम, दोनों करंट का सम 0 होगा, 0 या फिर उसी को बोलते हैं 0 होगा। अगर आपके पास 2 करंट है, दोनों एक ही ब्रांच के करंट है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो दोनों करंट का सम 0 होगा, ठीक है। दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट। चलिए तो यहां तक बेटा आप लोगों ने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो केसीएल इक्वेशन आई थी,
जो केसीएल इक्वेशन मैंने नोड 1 पे लिखी है वही केसीएल इक्वेशन नोड 2 पे आएगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इस केसीएल इक्वेशन को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए बेटा, मैंने आपको ये ऊपर वाली ब्रांच के बारे में बताया था। हेलो, ये जो 1 ओम का रजिस्टर है इसमें आप देखेंगे कि आपका एक करंट फ्लो कर रहा है I4 और दूसरा करंट फ्लो कर रहा है I7। आप देखिए इस 1 ओम के रजिस्टर में आपको दिया कितना करंट फ्लो कर रहा है I4 और इसी 1 ओम के रजिस्टर में करंट दिया है I7। तो दोनों बेटा एक ही ब्रांच के करंट है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। इसलिए आपका I4 और I7 का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर बेटा इस 1 ओम के रजिस्टर से आपका लेफ्ट साइड से 4 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा तो इसी ब्रांच में राइट साइड पे कितना करंट फ्लो करेगा, -4। अगर मैं दोनों का, इन दोनों करंट का सम करूंगा तो सम कितना हो जाएगा, 0। तो मैं लिख देता हूं बेटा, इसी रिजल्ट को मैं यूज कर रहा हूं। ये जो ऊपर वाली ब्रांच है, इस ऊपर वाली ब्रांच में देखिए दैट इज 1 ओम के रजिस्टर में आपका कितना करंट दिया है, I4 करंट दिया है, और इसी 1 ओम के रजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर I7। क्योंकि दोनों बेटा I4 और I7 एक ही ब्रांच के करंट है और दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। इसलिए अगर दोनों एक ही ब्रांच के करंट है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इन दोनों करंट का सम कितना हो जाएगा, शून्य। लिख देता, चूंकि I4 प्लस I7 का जो सम है वो कितना हो जाएगा, शून्य। दोनों एक ही ब्रांच के करंट हैं और दोनों की डायरेक्शन कैसी, अपोजिट है, तो I4 प्लस I7 कितना हो जाएगा, 0। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाइड करने वाले, ये जो केसीएल इक्वेशन आई थी इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं, और सरल करने के बाद ये इक्वेशन आप देखेंगे काफी सिंपल मैनर में आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, दैट इज यहां से इस इक्वेशन को लिखेंगे, दैट इज I4 और I7, हेलो, I4 प्लस I7 दोनों बेटा एक ही ब्रांच के करंट है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, शून्य के बराबर। ठीक है, तो शून्य के बराबर रख देंगे तो आपकी इक्वेशन क्या बचेगी बेटा, दैट इक्वेशन इज नथिंग बट द I1 प्लस I2 प्लस I5 प्लस I6 that is equal to 0. Now this is your KCL equation at node 1. जो नोड 1 पे आएगी वही आपकी नोड 2 पे आएगी। तो दिस इज द फाइनल KCL इक्वेशन ऑफ नोड 1 एंड नोड 2। नोड 1 और नोड 2 की ये आपकी फाइनल KCL इक्वेशन है। इस KCL इक्वेशन को समझने में अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप अभी मुझे बता सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज करिए तुरंत। दिक्कत है क्या बेटा, आगे बढ़े, आगे बढ़े, यस या नो रिप्लाई करे बेटा, यस या नो रिप्लाई करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे आपने नोड 1 और नोड 2 पे केसीएल इक्वेशन लिख दी। बस आप केसीएल इक्वेशन में जो करंट है I1 I2 I5 I6, I1 I2 I5 और I6 से करंट को लिखना है। तो चलिए मैं इन करंट को लिखने की कोशिश करता हूं। आप देखेंगे पहले मैं कौन सा करंट लिखने जा रहा हूं, I1 करंट लिखने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए I1 करंट क्या बेटा, इस ब्रांच का करंट है, इस ब्रांच का करंट है, किसका करंट है, रजिस्टर का करंट है। और रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए, रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए आपको रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रजिस्टर का रेजिस्टेंस मालूम है, एक सिरे का विभव मालूम है, दूसरे सिरे का विभव आपको निकालना है। सर्किट में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कहां से मेजर करते हैं, रेफरेंस या फिर ग्राउंड से। चलो रेफरेंस का पोटेंशियल कितना होता है बेटा, 0 वोल्ट। अगेन शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो ये भी कितना आएगा, 0 वोल्ट। अगेन शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 0 वोल्ट। अगेन शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। जब मैं इस वोल्टेज सोर्स को क्रॉस करूंगा तो मैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे आ जाऊंगा, आपका विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आपका विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितने वोल्ट बढ़ जाएगा, 10 वोल्ट। तो जब मैं इस वोल्टेज सोर्स को क्रॉस करूंगा तो मेरा विभव 10 वोल्ट बढ़ जाएगा। 0 था ना, क्रॉस करने पे 10 वोल्ट बढ़ जाएगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ जाएगा बेटा, दिस इज 10 वोल्ट। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, नाउ दिस इज 10 वोल्ट। रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, करंट आ जाएगा। तो बेटा इस इक्वेशन को लिख रहा हूं, I1 करंट को मैं किस लॉ की हेल्प से लिख रहा हूं, ओम्स लॉ की हेल्प से। ठीक है, तो चलिए I1 करंट लिख रहा हूं।
करंट की डायरेक्शन के साथ दिस इज हाइयर दिस इज लोअर, तो क्या लिखेंगे बेटा, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। चलिए I2 करंट लिखने जा रहा हूं, ये I2 करंट लिखने, I2 करंट क्या बेटा, इस ब्रांच का करंट है, और ये ब्रांच का करंट ही किसका करंट है, रजिस्टर का करंट है, और रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ की हेल्प से लिख सकते हैं। रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए, रजिस्टर का रेजिस्टेंस मालूम है, दोनों सिरों के विभव मालूम है, करंट आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ करंट की डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हाइयर एंड दिस इज लोअर, तो क्या लिखेंगे बेटा, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। चलिए नेक्स्ट करंट कौन सा है, I5 करंट। I5 करंट क्या है, इस ब्रांच का करंट है, इस ब्रांच का करंट ही बेटा किसका करंट है, रजिस्टर का करंट है, और रजिस्टर के करंट को आप क्या कर सकते हैं, ओम्स लॉ की हेल्प से लिख सकते हैं। रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रजिस्टर का रेजिस्टेंस मालूम है, रजिस्टर के एक सिरे का विभव मालूम है, दूसरे सिरे का विभव निकालना है। सर्किट में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कहां से मेजर करते हैं, रेफरेंस या फिर ग्राउंड से। और रेफरेंस का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, अगेन शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना आ जाएगा, 0 वोल्ट। रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, करंट है, करंट की डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हाइयर एंड दिस इज लोअर, तो I5 करंट कितना आएगा, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। नेक्स्ट करंट कौन सा है, I6 करंट। I6 का इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट ही किसका करंट है, रजिस्टर का करंट है, और रजिस्टर के करंट को हम ओम्स लॉ से लिख सकते हैं। रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए। रजिस्टर का रेजिस्टेंस मालूम है, रजिस्टर के एक सिरे का विभव मालूम है, दूसरे सिरे का विभव निकालना। जैसे ही रजिस्टर के दूसरे सिरे का विभव आ जाएगा, मुझे आपका रजिस्टर का करंट है। सर्किट में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कहां से मेजर करते हैं, रेफरेंस या फिर ग्राउंड से। दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, अगेन शॉर्ट सर्किट, दिस इज द 0 वोल्ट। अगेन आप देखेंगे, अगेन शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो कितना आएगा, 0 वोल्ट। जब मैं इस वोल्टेज सोर्स को क्रॉस करूंगा तो मैं लो पोटेंशियल से कहां पर रह जाऊंगा, हाई पोटेंशियल पे। आपका विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितने वोल्ट बढ़ जाएगा, 5 वोल्ट। जीरो था ना, क्रॉस करने पे 5 वोल्ट बढ़ जाएगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। अगेन शॉर्ट सर्किट, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 5 वोल्ट। रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, करंट आ जाएगा। करंट की डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हाइयर एंड दिस इज लोअर, तो क्या लिखेंगे बेटा, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे यहां पर ये कौन सी इक्वेशन लिखी थी, केसीएल इक्वेशन लिखी थी, और केसीएल में इन ब्रांच के करंट को लिखने के लिए आपने कौन सा लॉ लगाया, ओम्स लॉ। तो जो इक्वेशन है इसमें केसीएल प्लस ओम्स लॉ आप अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, चलो इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। एलसीएम तो आएगा 1, क्या आ जाएगा, V1 माइनस 10 प्लस V1 प्लस V2 प्लस V2 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से कितने V1 आ जाएगा बेटा, 2V1 आ जाएगा। कितना V2 आ जाएगा, 2V2 आ जाएगा, माइनस के 15 इक्वल टू 0। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहां से इक्वेशन आ जाएगी 2V1 प्लस 2V2 दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 15। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और इस इक्वेशन में को आपने कैसे निकाला है, केसीएल प्लस ओम्स लॉ की हेल्प से निकाला है। तो दैट इज केसीएल प्लस ओम्स लॉ आप अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां तक इसको नोट कर लीजिए, आगे हम लोग चीजें करते हैं। ठीक है, यहां तक नोट करिए पहले। नोट करिए, चाहे आप केसीएल, चाहे नोड 1 पे केसीएल बनाइए तो भी यही इक्वेशन आएगी, नोड 2 पे बनाएंगे तो भी यही इक्वेशन। तो केसीएल अब नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, दोनों नोड पे केसीएल बनाने पे एक ही इक्वेशन आ रही है, लेकिन कितना अननोन है, दो अननोन है, एक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए दूसरी इक्वेशन अभी हमें बनानी पड़ेगी।
बिल्कुल कल वाले तरीके से ही होगा बेटा जो है, क्योंकि तो सुपर नोड कल मैंने आपको बताया था, सेम प्रोसेस मैं आज भी बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, 1 मिनट वेट करिए, थोड़ा सा आवाज में इशू है। बेटा वहां से आवाज बंद कर दीजिएगा। 5 मिनट बेटा वेट करिएगा थोड़ा सा, 1 मिनट। हेलो, हाँ आवाज आ रही है बेटा, क्लियर है आवाज? आप मुझे थम्स अप करें आवाज अगर क्लियर हो। चलिए ठीक है, तो यहां तक आप देखेंगे ये आपकी क्वेश्चन बन गई थी, दैट इज केवीएल, दैट इज ओम्स लॉ और केसीएल आप यूज कर चुके थे नोड 1 और नोड 2 पे। जब आप केसीएल इक्वेशन बनाएंगे तो एक ही क्वेश्चन आएगी, एक इक्वेशन से दो अननोन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो दूसरी इक्वेशन अब कहां से मिलेगी? दूसरी इक्वेशन मिलेगी केवीएल से। केवीएल में आप क्या करते हैं, वोल्टेज को यूज करते हैं, और आप देखेंगे कि जब आप इस बिना प्रतिरोध के वोल्टेज सोर्स वाली
ब्रांच में करंट लिख रहे थे, तब आप जो है एक नोड से, जब आप इस बिना प्रतिरोध वाले वोल्टेज सोर्स की ब्रांच में करंट लिख रहे थे, इस I3 करंट को लिखने के लिए आप नोड 1 से नोड 2 पे गए थे, तब आपने इस वोल्टेज सोर्स को यूज नहीं किया था, इसको शूट थ्रू कर दिया था, ठीक है, इसका यूज नहीं किया था। तो अब दूसरी इक्वेशन हमें मिलेगी केवीएल से, इस 15 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास सुपर नोड का क्वेश्चन होगा तो दूसरी इक्वेशन हमेशा मिलेगी आपको शूट थ्रू से। इस 15 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को मैं क्या करूंगा, इसके इफेक्ट को कंसीडर करूंगा, ठीक है। तो नाउ आप देखेंगे इसके इफेक्ट को कंसीडर करेंगे तो जो इक्वेशन आएगी वो कौन सी इक्वेशन आएगी, केवीएल इक्वेशन। तो मेरे पास जगह नहीं तो मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। चलो, केवीएल इक्वेशन मैंने कल आपको डायरेक्ट लिखना बताया था, कैसे लिखी थी आप देखेंगे। इस 15 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट था, V1 नोड से कनेक्ट था। आपके इस 15 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल आपके V1 नोड से कनेक्ट था, तो V1 मेरा हायर पोटेंशियल पे होगा। इस 15 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स का निगेटिव टर्मिनल आपका V2 नोड से कनेक्ट है, तो दैट इज V2 मेरा लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो क्या लिखेंगे बेटा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू ब्रांच ड्रॉप। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू ब्रांच ड्रॉप। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और ये इक्वेशन कौन सी है बेटा, दिस इज द केवीएल इक्वेशन। अब आपके पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, इन दोनों को सॉल्व करके आप V1 और V2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दैट इज 2V1 plus 2V2 that is equal to 15. This is equation number 1. What is the equation number 2? That is V1 minus V2 that is equal to 15. This is equation number 2. चलिए मान लीजिए मैं V1 की वैल्यू निकालना चाहता हूं। V1 की वैल्यू निकालने के लिए V2 को हटाना पड़ेगा, और V2 को हटाने के लिए आपको कोफिशिएंट क्या करने पड़ेंगे, सेम करने पड़ेंगे। तो चलिए इक्वेशन नंबर 2 पे आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन नंबर 2 पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी मेरी 2V1 माइनस 2V2 दैट इज इक्वल टू 30, और इक्वेशन नंबर 1 मेरी थी दैट इज इक्वल टू 2V1 प्लस 2V2 दैट इज इक्वल टू 15। चलिए दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो 2V2 से 2V2 कट जाएगा, 4V1 इज इक्वल टू आ जाएगा 45। यहां से V1 की बेटा वैल्यू आ जाएगी दैट इज 45 डिवाइडेड बाई 4 वोल्ट। V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिवाइडेड बाई 4। V1 की वैल्यू आने के बाद किसी भी इक्वेशन में आप इस V1 की वैल्यू रख देंगे तो V2 की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए मैं इक्वेशन नंबर 2 पे आपकी V1 की वैल्यू रखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा। चलिए V1 की वैल्यू बेटा मैं इक्वेशन नंबर 2 पे रखने जा रहा हूं। इक्वेशन नंबर 2 पे जब आप रखेंगे तो यहां से लिख देता हूं, V1 की वैल्यू रख रहा हूं तो कितनी है, 45/4 माइनस V2 दैट इज इक्वल टू 15। V2 उधर लाएंगे 15 इधर आ जाएगा, तो दिस इज 45 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू V2। एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 45 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू V2। तो V2 वैल्यू आ जाएगी माइनस 15/4 वोल्ट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ V2, दिस इज द वैल्यू ऑफ V2। हेलो, ये तो मुझे भेज दो, उसमें होगा हिमांशु सर वोडाफोन। एक मिनट, एक मिनट बेटा। अर्पित, अर्पित बेटा, अर्पित हाँ, तो आप देखेंगे V1 और V2 आ गया, और V1 V2 आते ही अब आप जो है देखेंगे इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में सारे सारे प्रिंसिपल नोड के विभव आपको क्या हो जाएंगे, मालूम चल जाएंगे। अब आप अपने IS करंट को बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे फिगर काफी गंदा हो गया है, तो मैं IS को निकालने के लिए फिगर को थोड़ा सा मिटाऊंगा जिससे कि चीजें साफ हो जाए। पहले इतना आप नोट कर लीजिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो, केवीएल इक्वेशन बनाने में किसी को कोई दिक्कत,
केवीएल इक्वेशन जो मैंने बनाई है उसको बनाने में किसी को कोई दिक्कत है? केवीएल इक्वेशन बनाने में किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। राजरानी बेटा आपको क्लियर है? चलिए, सभी लोग बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है केवीएल बनाने में। चलिए, तो मैं थोड़ा सा इस फिगर को साफ कर देता हूं, जिससे कि आपको क्या पूछ रहा था आपको चीजें क्लियर हो जाए। आप देखेंगे V1 और V2 की वैल्यू आपने निकाल ली है। यहां पर आपके पास एक 1 ओम का प्रतिरोध था, फिर यहां भी आपके पास एक 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ था, यहां पर आपके पास एक 15 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा था, फिर यहां पर आपके पास एक 1 ओम का प्रतिरोध था, लाइक दिस। ये आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ था। Now this is 1 ohm, this is 1 ohm, this is 1 ohm and this is 1। और आपसे इस प्रिंसिपल नोड का विभव आपने माना था V1 और इस प्रिंसिपल नोड के विभव को आपने माना था V2। और V1 और V2 की वैल्यू आपने निकाल दी है। V1 की बेटा वैल्यू आई थी 45/4, 45/4 वोल्ट, और बेटा V2 की वैल्यू आई थी -15/4 वोल्ट। ठीक है, अब आप देखेंगे सारे प्रिंसिपल नोड के विभव आपको मालूम चल गए। अब आपसे इस 1 ओम के रजिस्टर से ये जो IX करंट फ्लो कर रहा था इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इस ब्रांच का करंट निकालना था, IX के इस ब्रांच का करंट किसका करंट है? रजिस्टर का करंट है। और रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। और रजिस्टर के करंट को निकालने के लिए आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए? रजिस्टर के करंट को निकालने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव और रजिस्टर का रजिस्टेंस मालूम है, रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम है, तो करंट निकाल सकते हैं। करंट की डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हाइयर एंड दिस इज लोअर, तो क्या लिखेंगे? हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। तो यहां से आप V1 की वैल्यू रख देंगे, V1 की वैल्यू आ जाएगी 45/4 -0 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू IX। यहां से आपका IX करंट आ जाएगा, IX की वैल्यू आ जाएगी 45/4 एम्पीयर। दिस इज द करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट। So this is the current, this is the value of current IX। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मैं आपको 6 से 7 क्वेश्चन कराऊंगा सुपर नोड में। क्या क्या वैरायटी हो सकती है, कैसा कैसा क्वेश्चन वेरी कर सकता है, वो सारी की सारी चीजें हम लोग देखने वाले। तो मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो रही होगी और इस क्वेश्चन को आपने बड़ी आसानी से क्या कर लिया है? सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आपके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द करंट IX, calculate the current IX in the given circuit
in the given circuit by using nodal analysis method. नोडल एनालिसिस मेथड की हेल्प से आपको अपने सर्किट में करंट Ix की बेटा वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है. नाउ दिस इज द सर्किट डायग्राम. नाउ दिस इज द सर्किट डायग्राम इज गिवन. दिस इज 1 ओम का रजिस्टर है. अगेन दिस इज 1 ओम का रजिस्टर है. अगेन दिस इज 1 ओम का रजिस्टर है. यहां पर आपके पास एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है. अगेन दिस इज 1 ओम का रजिस्टर है. एंड दिस इज 1 ओम का रजिस्टर. दिस इज 1 ओम का रजिस्टर, 1 ओम का रजिस्टर, 1 ओम का रजिस्टर. दिस इज 1 ओम का रजिस्टर. नाउ दिस इज 2 ओम का रजिस्टर लगा हुआ. दिस इज द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. और आपसे बोल रहा है कि इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में ये जो 2 ओम का रजिस्टर है, इस 2 ओम के रजिस्टर से ये जो Ix करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट की वैल्यू आपको क्या करनी है बेटा, कैलकुलेट करनी है. ठीक है. तो नाउ दिस इज द, मैं एक बार सर्किट बोल देता हूं. पहली ब्रांच है जिसमें 1 ओम का रजिस्टर लगा है. दूसरी ब्रांच में आपके पास अगेन 1 ओम का रजिस्टर लगा है. तीसरी ब्रांच में फिर से 1 ओम का रजिस्टर लगा है. चौथी ब्रांच में 1 ओम का रजिस्टर लगा है. पांचवी ब्रांच में 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है. और छठवीं ब्रांच में आपके पास 2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है. और इस 2 ओम के प्रतिरोध से ये जो करंट आपका Ix फ्लो कर रहा है, इसकी वैल्यू निकालनी है नोडल एनालिसिस मेथड का यूज करके. Now you have the 5 minutes to solve this question. ट्राई करिए बेटा, क्वेश्चन लगे ना लगे दैट इज द डजंट मैटर, बट वंस यू कैन बी ट्राई द क्वेश्चन. एक बार आप क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया मालूम चलेगा. कोई शो करना चाहेगा, किसी का आंसर आया? कोई अपनी कॉपी शो करना चाहेगा तो अपनी कॉपी शो कर सकता है. हाँ फ्रेंड्स जी, आप अपनी कॉपी शो करना चाह रहे हैं?
दिखाए बेटा, नहीं किया आपने, नहीं बन रहा, चलिए कोई बात नहीं। और कोई? चलिए क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अब देखेंगे आपको क्वेश्चन को नोडल एनालिसिस की हेल्प से क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो नोडल एनालिसिस की हेल्प से आप किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज निकाल सकते हैं, बशर्ते उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जितना भी प्रिंसिपल नोड होगा, सारे के सारे प्रिंसिपल नोड का आपको क्या मालूम होना चाहिए, विभव मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगर एक बार मुझे इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जितने भी प्रिंसिपल नोड है सबके विभव मालूम चल जाएंगे, उसके बाद मैं इस करंट आईएक्स को निकाल सकता हूँ। तो इस करंट आईएक्स तो मैं बाद में निकालूंगा। सबसे पहले मैं इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में देखूंगा कितने प्रिंसिपल नोड है, और जितने भी प्रिंसिपल नोड होंगे सबसे पहले मैं उन सारे के सारे प्रिंसिपल नोड के विभव को निकालने की कोशिश करूंगा। तो आपको दिख रहा होगा इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में टोटल 4 प्रिंसिपल नोड है। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। 4 प्रिंसिपल नोड है इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, 4 प्रिंसिपल नोड हैं। और जैसे ही आपको इन चारों प्रिंसिपल नोड के विभव मालूम चल जाएंगे, आप इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जो आईएक्स करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं इन चारों प्रिंसिपल नोड के विभव निकालूंगा। इन 4 प्रिंसिपल नोड में से आप एक प्रिंसिपल नोड को रेफरेंस या फिर ग्राउंड नोड क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इस नीचे वाले रेफरेंस नोड को, इस नीचे वाले प्रिंसिपल नोड को मैं क्या मान लेता हूं, रेफरेंस और ग्राउंड नोड कंसीडर कर लिया। रेफरेंस या फिर ग्राउंड नोड कंसीडर, जैसे मैं इस नीचे वाले आपके प्रिंसिपल नोड को रेफरेंस या फिर ग्राउंड नोड कंसीडर करूंगा, इस नीचे वाले प्रिंसिपल नोड का विभव आपको मालूम चल जाएगा। अब आपके पास कितने प्रिंसिपल नोड हैं जिनके विभव अननोन है, 3। तो पहले प्रिंसिपल नोड के विभव को मान लेता हूं V1 वोल्ट, दूसरे प्रिंसिपल नोड के विभव को मान लेता हूं V2, और तीसरे वाले प्रिंसिपल नोड के विभव को मान लेता हूं V3, ठीक है। जैसे ही मुझे इन तीनों प्रिंसिपल नोड के विभव मालूम चल जाएंगे, मैं क्या कर लूंगा, आपके आईएस करंट को निकालूंगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं, आपका जो V1 प्रिंसिपल नोड है, क्या इसके विभव को आप डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे केसीएल? तो डायरेक्ट तो कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट कैलकुलेट करने के लिए किसी भी प्रिंसिपल नोड की किसी एक ब्रांच में बिना किसी प्रतिरोध के क्या कनेक्ट होना चाहिए, आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रिंसिपल और रेफरेंस के बीच में। तो ऐसा नहीं, तो ये विभव तो आपका केसीएल से कैलकुलेट होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो किस मेथड से सॉल्व होगा, सिंपल नोडल एनालिसिस से कि क्या उसके एडवांस मेथड से। तो आप देखेंगे कि यदि किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की किसी एक ब्रांच में बिना किसी प्रतिरोध के एक आइडियल वोल्टेज सोर्स 2 प्रिंसिपल नोड के बीच में कनेक्ट है, तब ऐसे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को नोडल एनालिसिस के एडवांस मेथड से सॉल्व करते हैं। मतलब इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए आपको सुपर नोडल एनालिसिस मेथड क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। पहले क्लियर होना चाहिए कि नोडल एनालिसिस में सिंपल नोडल एनालिसिस सॉल्व हो जाएगा कि उसका एडवांस मेथड यूज करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि बिना किसी प्रतिरोध के एक आइडियल वोल्टेज सोर्स 2 प्रिंसिपल नोड के बीच में कनेक्ट है। बिना किसी प्रतिरोध के एक आइडियल वोल्टेज सोर्स अगर 2 प्रिंसिपल नोड के बीच में कनेक्ट होगा, तब ऐसे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सुपर नोडल एनालिसिस सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो किस मेथड से सॉल्व होने वाला है, सुपर नोडल एनालिसिस मेथड। तो पहली बात ये आपको क्लियर होनी चाहिए, दिस क्वेश्चन can be solved with the help of super nodal analysis मेथड। सुपर नोडल एनालिसिस मेथड से क्या होगा, सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन आपका सुपर नोडल एनालिसिस मेथड से सॉल्व होगा। अगर ये क्वेश्चन सुपर नोडल एनालिसिस मेथड सॉल्व होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। एक होगा आपका ओम्स लॉ प्लस केसीएल प्लस केवीएल। जब इन तीनों रूल को आप एक साथ अप्लाई करेंगे, तब जाके इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या हो पाएगा, सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे आपका जो है
जिन दो प्रिंसिपल नोड के बीच में बिना किसी प्रतिरोध के आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट होता है, उन दोनों प्रिंसिपल नोड को क्या बोलते हैं? सुपर नोड। तो आप देखेंगे कि नोड 2 और नोड 3 के बीच में बिना किसी प्रतिरोध के एक आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है, इसलिए नोड 2 और नोड 3 क्या है? सुपर नोड है। तो यहां लिख देता हूं आपके क्वेश्चन में, चूंकि आपके नोड 2 और नोड 3 के बीच में बिना किसी प्रतिरोध के एक आइडियल वोल्टेज सोर्स दो प्रिंसिपल नोड के बीच में कनेक्ट है, इसलिए नोड 2 एंड नोड 3 आर सुपर नोड। कैसे नोड है बेटा? ये सुपर नोड है। नोड 2 और नोड 3 सुपर नोड है। अगर नोड 3 और नोड 2 सुपर नोड है, तो नोड 2 पे जो केसीएल इक्वेशन आएगी वही केसीएल इक्वेशन नोड 3 से आएगी, मतलब नोड 2 और नोड 3 की एक ही केसीएल इक्वेशन आएगी। तो मैं लिख देता हूं द केसीएल इक्वेशन, इसलिए केसीएल इक्वेशन ऑफ node 2 is nothing but equal to KCL equation of node 3। नोड 2 और नोड 3 की केसीएल इक्वेशन क्या आएगी? सेम। तो इन दोनों नोड पे जब मैं केसीएल इक्वेशन बनाऊंगा तो एक केसीएल इक्वेशन यहां से, तो केसीएल से कितनी इक्वेशन आएंगी? दो इक्वेशन, लेकिन अननोन कितने हैं? 3। ठीक है, तो 3 अननोन, दो इक्वेशन से 3 अननोन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो तीसरी इक्वेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक एक्स्ट्रा रूल लगाना पड़ेगा, दैट इज केवीएल। और केवीएल क्या करेंगे? बिना किसी प्रतिरोध के आइडियल वोल्टेज सोर्स वाली ब्रांच में जब करंट लिखने जाएंगे, तब इस वोल्टेज सोर्स के इफेक्ट को आप क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। तो बाद में केवीएल का यूज करके मैं इस वोल्टेज सोर्स को क्या करूंगा? यूज करूंगा। तो आपको आइडिया मालूम चल गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूं। ठीक है, चलिए अब इन तीनों प्रिंसिपल नोड के विभव आपको क्या करने हैं बेटा? कैलकुलेट करने। ठीक है, तो चलो पहले प्रिंसिपल नोड के विभव को मैं निकालने जा रहा हूं। तो पहले प्रिंसिपल नोड के विभव को आप डायरेक्ट निकालेंगे कि आप जो है केसीएल से निकालेंगे? तो आप देखेंगे आप किसी भी प्रिंसिपल नोड के विभव को डायरेक्ट तभी निकाल सकते हैं जब उस प्रिंसिपल नोड की किसी एक ब्रांच में बिना किसी प्रतिरोध के आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रिंसिपल और रेफरेंस के बीच में कनेक्ट है। ऐसा कुछ है नहीं, तो बेटा आप पहले प्रिंसिपल नोड के विभव को तो आप कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं? पहले प्रिंसिपल नोड के विभव को तो मैं केसीएल से कैलकुलेट करने वाला हूं। ठीक है, चलिए केसीएल जब लगाएंगे तो पहले प्रिंसिपल नोड में 3 ब्रांच है, तीनों ब्रांच में कैसा करेंगे? नोड से जाता हुआ, नोड से जाता हुआ, नोड से जाता हुआ। तो नाउ करंट मैं मान रहा हूं, दैट इज आपका यहां पर कितना करंट शो कर रहा है? I1। यहां पर कितना करंट शो कर रहा है? दैट इज I2। एंड यहां पर कितना करंट शो कर रहा है? मान लेते हैं I3। या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तीनों ब्रांच में करंट मान लीजिए, और कैसा करंट मानेंगे? नोड से जाता हुआ, जाता हुआ और जाता हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे इस नोड पे, इस नोड के विभव को कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, तो केसीएल। तो इस नोड में 3 ब्रांच है, तीनों ब्रांच में कैसा करेंगे? नोड से जाता हुआ, जाता हुआ और जाता हुआ। तो नाउ अप्लाई केसीएल एट नोड 1। नोड 1 पे मैं केसीएल अप्लाई करने जा रहा हूं। ठीक है, नोड 1 पे आप केसीएल अप्लाई करने जा रहे हैं। तो चलिए इस करंट को लिखने जा रहे हैं, इस ब्रांच का करंट लिखने जा रहे हैं। इस ब्रांच का करंट नोड को लीव कर रहा है, कौन सा साइन आएगा बेटा? प्लस साइन आएगा। और आप देखेंगे इस ब्रांच का करंट किसका करंट है? रजिस्टर का करंट। और रजिस्टर के करंट को आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? ओम्स लॉ से लिख सकते हैं। रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रजिस्टर का रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए। रजिस्टर का रेजिस्टेंस मालूम है, दोनों सिरों के विभव मालूम है, करंट आ जाएगा। करंट की डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हायर एंड दिस इज लोअर। तो आप देखेंगे ये करंट नोड को लीव किया, प्लस साइन, डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हायर एंड दिस इज लोअर। तो क्या लिखेंगे? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू करंट। चलिए नेक्स्ट इस करंट को लिखने जा रहे हैं। ये करंट भी नोड को लीव कर रहा है, ये करंट नोड को लीव कर रहा है, कौन सा साइन आएगा बेटा? प्लस साइन आएगा। ये करंट नोड को लीव कर रहा है, कौन सा साइन आएगा बेटा? प्लस साइन आएगा। और आप देखेंगे इस ब्रांच का करंट किसका करंट है? रजिस्टर का करंट है। और रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ से लिख सकते हैं। रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रजिस्टर का रेजिस्टेंस मालूम होने चाहिए। रजिस्टर का रेजिस्टेंस मालूम है, दोनों सिरों के विभव मालूम है, करंट आ जाएगा। ये करंट नोड को लीव किया, प्लस साइन, डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हायर एंड दिस इज लोअर। तो क्या लिखेंगे बेटा? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू करंट। चलिए
ये करंट लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये करंट भी नोड को लीव कर रहा है, कौन सा साइन आएगा बेटा, प्लस साइन आने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट है, और रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ की हेल्प से लिख सकते हैं। रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रेजिस्टेंस मालूम होने चाहिए। रजिस्टर का रेजिस्टेंस मालूम है, दोनों सिरों के विभव मालूम है, करंट आ जाएगा। डायरेक्शन के हिसाब से ये हाइयर होगा, ये लोअर। करंट नोड को लीव कर रहा है, प्लस साइन, ठीक है। डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हाइयर एंड दिस इज लोअर, तो क्या लिखेंगे, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। किसी भी नोड पे सभी धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है, शून्य के बराबर। यहां से आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 2। नाउ दिस इज 2v1 प्लस 2v1 माइनस 2v2 प्लस v1 माइनस v3 दैट इज इक्वल टू 0। कितना v1 आएगा बेटा, 5v1 माइनस 2v2 माइनस v3 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, पहली केसीएल इक्वेशन आपके पास आ। लेकिन आप देखेंगे इस इक्वेशन को बनाने के लिए अपने केसीएल के साथ साथ ब्रांच के करंट को लिखने के लिए ओम्स लॉ लगाया। तो ये जो इक्वेशन है वो केसीएल और ओम्स लॉ की हेल्प से आ गई। पहली इक्वेशन बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं कुछ चीजें हटाने वाला हूं, यहां तक चीजें आप लोग पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। नाउ यू कैन बी नोट डाउन। कौन है, अब आप देखेंगे आपके पास नोड 2 और नोड 3 आपके सुपर नोड है। तो चाहे नोड 2 पे केसीएल इक्वेशन लगाओ, चाहे नोड 3 पे लगाओ, इक्वेशन कितनी आएगी, एक। तो इन दोनों नोड की मैं केसीएल इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, वहां से केवल एक ही केसीएल इक्वेशन आएगी, ठीक है। अब लेकिन 3 अननोन है, 3 अननोन के लिए 3 इक्वेशन चाहिए। तो तीसरी इक्वेशन आएगी, इस वोल्टेज सोर्स का यूज करके केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। हेलो, हाँ चलिए, केसीएल इक्वेशन मैं लिखने जा रहा हूं नोड 2 पे, दैट इज नोड 2 और नोड 3 की केसीएल इक्वेशन एक था, दैट इज केसीएल इक्वेशन ऑफ नोड 2 एंड नोड 3। नोड 2 और नोड 3 की केसीएल इक्वेशन सेम आएगी, तो उस इक्वेशन को एक ही साथ लिखे दे रहा हूं। नोड 2 पे बना देता हूं, वही केसीएल इक्वेशन नोड 3 पे आएगी, ठीक है। चलिए, नोड 2 पे के विभव को निकालने के लिए डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, कैसे निकालेंगे, केसीएल। केसीएल की आप देखेंगे नोड 2 पे कितनी ब्रांच है, 3 ब्रांच है। तीनों ब्रांच में कैसा करंट मानेंगे, नोड से जाता हुआ जाता हुआ जाता। तो चलिए पहले आपके पास पहली ब्रांच में कितना करंट मान लेते हैं, I1 करंट, जो कि नोड को लीव कर रहा है। दूसरी ब्रांच में कितना करंट मान लेते हैं, I2 करंट मान लेते हैं, वो भी नोड को लीव कर रहा है। और तीसरी ब्रांच में कितना करंट मान लेते हैं, दैट इज I3 करंट मान लेते हैं, वो भी नोड को लीव कर, ठीक है। तो आप देखेंगे आपके नोड 2 के विभव को डायरेक्ट निकाल नहीं सकते थे, तो केसीएल लगाएंगे। केसीएल लगाएंगे तो इस नोड में 3 ब्रांच है, तीनों ब्रांच में कैसा करंट मानेंगे, जाता हुआ जाता हुआ जाता हुआ। पहली ब्रांच में आपने करंट माना I1 जो कि नोड को लीव कर रहा है, दूसरी ब्रांच में I2 नोड को लीव कर रहा है, तीसरी ब्रांच में I3 करंट जो कि नोड को लीव कर रहा है। तो जब केसीएल बनाए किसी भी नोड पे सभी धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है, शून्य के बराबर होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे क्योंकि I1 करंट नोड को लीव कर रहा है, किस साइन के साथ लिखेंगे, प्लस साइन, तो प्लस I1। I2 करंट भी नोड को लीव कर रहा है, इसलिए कौन सा साइन लिखेंगे, प्लस साइन। और I3 करंट भी नोड को लीव कर रहा है, इसलिए कौन सा साइन लिखेंगे, प्लस साइन। किसी भी नोड पे सभी धाराओं का बीजगणित योग क्या होगा, शून्य के बराबर, ठीक है। अब आप देखेंगे I1 I2 I3 केसीएल के लिए आपको I1 करंट को भी लिखना पड़ेगा, I2 को भी लिखना पड़ेगा और I3 को। तो I1 करंट हम लोग लिख पाएंगे क्या, I1 करंट क्या है बेटा, I1 करंट इस ब्रांच का करंट है, और इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट, और रजिस्टर का करंट इज नथिंग बट द ओम्स लॉ की हेल्प से लिख देगा। तो I1 करंट को तो डायरेक्टली लिख देंगे, I2 करंट को लिख पाएंगे कि नहीं। अब देखिए जो I2 करंट है वो इस ब्रांच का करंट है, इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट है, जिसको आप डायरेक्टली ओम्स लॉ की हेल्प से लिख लेंगे। लेकिन आप देखेंगे I3 करंट को लिखना है, I3 करंट क्या, इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, वोल्टेज सोर्स का करंट। और चूंकि वोल्टेज सोर्स के साथ
श्रेणी क्रम पे कुछ भी नहीं लगा, तो इस I3 करंट को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट तो लिख नहीं पाएंगे, तो कैसे लिखेंगे, इनडायरेक्ट। तो इस I3 करंट को केसीएल के लिए इस I3 करंट को लिखना पड़ेगा, और कैसे लिखूंगा, इनडायरेक्ट या फिर केसीएल से, ठीक है। तो आप देखिए जो I3 करंट है वो फ्लो करते करते इस नोड पे आएगा, फ्लो करते करते इस नोड पे आएगा। तो आप देखें जब आप इस I3 करंट को लिख रहे हैं तब इस वोल्टेज सोर्स को देख नहीं रहे, यूज नहीं कर रहे, इफेक्ट को निगलेक्ट कर रहे हैं। ये I3 करंट इस नोड तक, क्योंकि वोल्टेज को यूज करते हैं केवीएल में, मैं करंट लिख रहा हूँ केसीएल, ठीक है। तो ये जो I3 करंट हम फ्लो करते करते इस नोड पे आएगा, इस नोड पे आने के बाद इन दोनों ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ इस ब्रांच में कितना करंट चला गया, I4, और बेटा इस ब्रांच में कितना करंट चला गया, दैट इज नथिंग बट द I5। तो किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो जो I3 करंट होगा वो आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज I4 और I5 में। तो जो I3 की वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। तो I3 नथिंग बट इक्वल टू I4 प्लस I5। क्या I4 को लिख पाएंगे क्या, I4 क्या इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट, और रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ से डायरेक्टली लिख लेंगे, ठीक है। नाउ I5 क्या है, I5 क्या है बेटा, I5 क्या है, इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट, और रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ के से लिख लेंगे। तो I3 और I5 को आप डायरेक्टली लिख लेंगे, और I3 और I5 आने के बाद आपका I3 आ जाएगा। तो चलो इस केसीएल इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं। नाउ दिस केसीएल इक्वेशन कैन बी मॉडिफाइड लाइक दिस, ठीक है। तो दैट इज I1 प्लस I2, और बेटा I3 की जगह लिख देंगे I4 प्लस I5, that is nothing but equal to 0. Now this is the KCL equation at node 2 and this is node 3। मतलब node 2 पे जब मैंने KCL लगाया था यही इक्वेशन node 3 पे भी यही KCL इक्वेशन आने वाली है, ठीक है। अब इस KCL इक्वेशन में इन सारे करंट को लिखना है, तो चलो मैं करंट को भी लिख देता हूँ। I1 करंट को लिखने जा रहा हूँ। I1 करंट क्या है बेटा, इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट है, और रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ से लिख सकते हैं। रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रेजिस्टेंस मालूम होने चाहिए। रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, करंट आ जाएगा। करंट की डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हायर एंड दिस इज लोअर, तो क्या लिखेंगे, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। नाउ चलो I2 करंट लिख रहे हैं। I2 करंट क्या बेटा, इस ब्रांच का करंट है, इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट है, और रजिस्टर के करंट को आप डायरेक्टली ओम्स लॉ से लिख सकते हैं। रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए क्या क्या मालूम होना चाहिए, रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रजिस्टेंस मालूम होना चाहिए। रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम है, रजिस्टेंस मालूम है, करंट आ जाएगा। डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन क्या, दिस इज हायर एंड दिस इज लोअर, तो क्या लिखेंगे बेटा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। चलिए I4 करंट लिखना है। I4 करंट क्या, इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट है। रजिस्टर के करंट को डायरेक्टली ओम्स लॉ से लिख सकते हैं। रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रजिस्टर का रेजिस्टेंस मालूम है, दोनों सिरों के विभव मालूम है, करंट आपका आ जाएगा। डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हायर एंड दिस इज लोअर, तो क्या लिखेंगे बेटा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। नाउ I5 क्या, I5 क्या, इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट। रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ से लिख सकते हैं। रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रेजिस्टेंस मालूम होने चाहिए। रजिस्टर का रेजिस्टेंस मालूम है, दोनों सिरों के विभव मालूम है, करंट आ जाएगा। करंट की डायरेक्शन के साथ दिस इज हायर एंड दिस इज लोअर, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। तो आप देखेंगे ये जो आपकी इक्वेशन है केसीएल लिखी है, और केसीएल में ब्रांच से करंट को मैं ओम्स लॉ से लिख रहा हूं, तो दिस इज केवीएल प्लस केसीएल इक्वेशन। एलसीएम बेटा कितना आएगा, एलसीएम आएगा बेटा 2, यहाँ आ जाएगा 2v2 माइनस v1 दैट इज माइनस 2v1। एलसीएम लेंगे तो दिस इज 2v1 प्लस 2v2 प्लस v3 माइनस v1 प्लस 2। यहां पर बेटा आपका आ जाएगा v3 आएगा, दिस इज v3 नाउ दिस इज 2v3 दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या इक्वेशन है, कितना v1 आएगा बेटा, माइनस के 3v1 आ जाएगा, यहां से कितना v2 आ जाएगा, 2 2 4 4 4 4 दैट इज प्लस के 4v2 आ जाएगा।
और कितना V3 आ जाएगा, एक यहां से आएगा, दो यहां से आएगा, प्लस के 3V3 दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो आपने नोड 1 पे केसीएल इक्वेशन बना ली, नोड 2 पे, और जो वेक्टर नोड 2 पे है वही आपकी नोड 3 पे, तीनों नोड पे केसीएल इक्वेशन बनाई। कितनी इक्वेशन आ रही, 2। लेकिन 2 इक्वेशन से 3 अननोन सॉल्व नहीं होंगे, थर्ड इक्वेशन आपको जरूरत होगी। तो आप देखेंगे जब आप इस बिना प्रतिरोध के वोल्टेज सोर्स वाली ब्रांच में करंट लिख रहे थे तो इस वोल्टेज सोर्स के इफेक्ट को आपने यूज नहीं किया था, इसको शूट थ्रू कर दिया था। बिना देखे हुए आप इस ब्रांच में करंट को लिखने के लिए एक नोड से दूसरे नोड में गए थे, एक नोड में दूसरे नोड में गए थे, तब इस वोल्टेज सोर्स को यूज नहीं कर रहे। तो मैं अब इस वोल्टेज सोर्स को यूज करूंगा कौन सी इक्वेशन की हेल्प से, केवीएल की हेल्प से। तो चलिए केवीएल इक्वेशन में बना रहा हूं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि यहां तक बेटा आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। चलो केवीएल इक्वेशन की हेल्प से मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो आप देखेंगे केवीएल इक्वेशन का यूज करके इस वोल्टेज सोर्स को यूज करूंगा तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है V2 से, तो V2 मेरा हायर पोटेंशियल पे होगा, बैटरी का लोअर पोटेंशियल कनेक्ट है V3 से, तो मेरा लोअर पोटेंशियल पे। तो क्या लिखेंगे बेटा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू ब्रांच वोल्टेज। तो नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास 3 इक्वेशन आ चुकी हैं, 3 इक्वेशन, 3 अननोन, और इनको आपस में सॉल्व करके आप अपने V1 V2 V3 की वैल्यू निकाल सकते हो। लिख देता हूं बेटा, पहली इक्वेशन है 5V1 minus 2V2 minus V3 that is equal to 0। This is equation number 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, माइनस के 3V1 प्लस के 4V2 प्लस के 3V3 that is equal to 0। This is equation number 2। और तीसरी इक्वेशन है बेटा V2 minus V3 that is equal to 10। नाउ इन दोनों को, इन तीनों को सॉल्व करके आपको V1 V2 V3 निकालना। वैसे आप देखेंगे आपको यहां पर करंट चाहिए था और इस ब्रांच में करंट निकालने, इस ब्रांच का करंट ही रजिस्टर का करंट है, रजिस्टर के करंट को निकालने, रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रजिस्टेंस। विभव मतलब V1 और V3। अगर आपको इस सर्किट में V1 और V3 मालूम चल गए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी ब्रांच में यहाँ करंट पूछे, यहाँ करंट पूछे, तो V2 की वैल्यू का भी रिक्वायरमेंट होगा, तो मैं तीनों विभव निकाल देता हूँ। लेकिन अगर इसमें IX निकालना है तो IX करंट निकालने के लिए आपको दो ही विभव की रिक्वायरमेंट थी, एक तो V1 और दूसरा आपका V3, ठीक है। तीन इक्वेशन लिखी हुई हैं, अब इन तीनों को गणित के तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर कोई जो है इंजीनियरिंग नहीं है, केवल मैथमेटिक्स। तीन इक्वेशन, तीन अननोन, इनको सॉल्व करके आपको V1 V2 V3 निकालना है। तो आप देखेंगे अगर मुझे V1 और V3 पहले चाहिए तो यहाँ से मैं V2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ V3 के फॉर्म में। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अगर मैं V2 की वैल्यू निकालूं तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V3 प्लस 10। इस V2 की वैल्यू आपकी मैं इक्वेशन नंबर 2 पे रख देता हूं और इक्वेशन नंबर 1 पे रख देता हूं। तो आपका V2 वैल्यू V3 के टर्म में, V2 वैल्यू V3, तो V1 और V3 के बीच में एक रिलेशन, V1 और V3 के बीच में एक रिलेशन, इन दोनों रिलेशन को सॉल्व करके आप डायरेक्टली V1 और V3 की वैल्यू क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब तो बेटा ये मैथमेटिक्स है, इसमें कोई इंजीनियरिंग नहीं है। चलो पहले इक्वेशन में ले रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 5V1 माइनस 2, V2 की जगह रख रहा हूं बेटा V3 प्लस 10 माइनस V3 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा 5V1 माइनस के 2V3 माइनस के 20 माइनस के V3 इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन आ जाएगी V1 और V3 में 5V1 माइनस के 3V3 दैट इज इक्वल टू 20। ये पहली इक्वेशन आ गई। और नाउ मैं दूसरी इक्वेशन को ले रहा हूं। नाउ आई कैन बी टेक द सेकंड इक्वेशन। यहां पर सेकंड इक्वेशन ले रहा हूं, क्या थी सेकंड इक्वेशन, माइनस के V1 प्लस के 4, V2 की जगह आप लिख सकते हैं V2 के V3 प्लस 10, V3 प्लस 10 प्लस के 3V3 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा माइनस V1 प्लस 4V3 प्लस 40 प्लस 3V3 दैट इज इक्वल टू 0। तो दिस इज माइनस 3V1 प्लस 7V3 दैट इज इक्वल टू माइनस 40। नाउ दूसरी इक्वेशन V1 और V3, मैं इन दोनों को सॉल्व करना है और V1 और V3 की वैल्यू निकालना है। तो पहली इक्वेशन लिख देता हूं, दिस इज 5V1 माइनस के 3V3 दैट इज इक्वल टू 20।
और दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा, दैट इज दूसरी इक्वेशन है माइनस के 3v1 प्लस 7v3 दैट इज इक्वल टू -40। किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। चलो मैं v3 को हटाऊंगा, तो v3 को हटाना है तो आपको v3 के कोएफिशिएंट को सेम करना होगा। तो चलो पहली इक्वेशन में मैं कितने से गुणा कर देता हूँ, 7 से गुणा कर देता हूँ, और बेटा दूसरी इक्वेशन में मैं 3 से गुणा कर देता हूँ। तो पहली इक्वेशन में जब मैं 7 से गुणा करूंगा तो इक्वेशन आएगी 7 पन्ना 35 v1 माइनस के 21 v3 एंड दैट इज इक्वल टू 140। और जब 3 से गुणा करेंगे तो यहां पर आ जाएगा माइनस के 9 v1 प्लस के 21 v3 एंड दैट इज -120। और आप दोनों को ऐड करेंगे तो v3 कट जाएगा, और v3 कटने के बाद यहां पर आ जाएगा आपका 26 v1 दैट इज इक्वल टू 20। यहां से मैं v1 की जब वैल्यू निकालूंगा तो आएगा 20 डिवाइडेड बाई 26, तो दैट इज 10/13 वोल्ट। v1 की वैल्यू आ जाएगी 10/13 वोल्ट। v1 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो v3 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो यहां तक नोट कर लीजिए क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है, यहां तक नोट करिए। पहले मैं v1 और v3 निकाल रहा हूं क्योंकि ix निकालना था, लेकिन मैं v2 की वैल्यू भी आपको निकाल के दिखा दूंगा, ठीक है। नोट करिए जल्दी से। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो ये मैथमेटिक्स है, इसमें कोई इंजीनियरिंग थोड़ा है। चलिए यहां पर मैं आपका इन इक्वेशंस को मिटा देता हूं। चलिए v1 की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में रख देता हूं। चलिए v1 की जो वैल्यू है मैं आपकी रख देता हूं इक्वेशन नंबर इस पे, यहां पर रख देता हूं। यहां पर रखने के बाद आप देखेंगे v3 की वैल्यू आ जाएगी। नाउ दिस इज -3, v1 की वैल्यू है बेटा 10/13, ठीक है, प्लस 7v3 दैट इज इक्वल टू -40। नाउ जब ये यहां जाएगा तो राइट साइड पे प्लस हो जाएगा, तो 7v3 दैट इज इक्वल टू -40 प्लस के 30/13। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब लेंगे तो आ जाएगा 7v3 दैट इज इक्वल टू 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 चौको 52, 13 पचे 65, तो -150, ठीक है, प्लस के 30 डिवाइडेड बाई 13। यहां से आ जाएगा 7v3 दैट इज इक्वल टू -620 डिवाइडेड बाई 13। अब ये 7 से कटेगा क्या, 7 7 49, 7 8 56, 56 एंड 6 7, नहीं कटेगा नहीं। तो यहां से जब v3 की वैल्यू निकालेंगे तो v3 की वैल्यू आएगी -161 -620 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 7। 7 से कटे 13 से कटे 13, 13 से भी नहीं कटेगा, 13 चौको 5200 नहीं कटेगा। तो v3 की वैल्यू जब निकालेंगे तो आ जाएगा -620 डिवाइडेड बाई 13 सत्ते 91, 91 वोल्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ v3। v3 की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी, और v3 की वैल्यू आने के बाद आप v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। v3 की इस वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए, आपके पास v2 आ जाएगा। तो v3 की वैल्यू जब मैं रखूंगा तो आएगा -620 डिवाइडेड बाई 91 प्लस 10। और यहां से जब आप v2 निकालेंगे एलसीएम लेते हुए तो -620 प्लस 190 डिवाइडेड बाई 91, तो v2 की वैल्यू आ जाएगी, जब इसमें से आपका घटाएंगे 0, 11 में से 2 जाएगा 9 एंड दिस इज 2 डिवाइडेड बाई 91 वोल्ट। तो v2 वैल्यू आ जाएगी 290 डिवाइडेड बाई 91 वोल्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ v2। तो v1 की बेटा वैल्यू आ गई है आपके पास 10/13 वोल्ट,
ठीक है। V2 की वैल्यू कितनी आई है बेटा? V2 की वैल्यू आई है 290/91 वोल्ट, और बेटा V3 की वैल्यू आई है -620 डिवाइडेड बाई 91। दिस इज द वैल्यू ऑफ V1 V2 V3। और एक बार V1 V2 V3 की वैल्यू आ गई, उसके बाद आप किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज निकाल सकते हो। तो आपके 2 ओम के रजिस्टर से ये जो IX करंट फ्लो कर रहा था, इस करंट को आपको निकालना था। अब आप इस करंट को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? आप देखेंगे ये जो IX करंट जो है वो क्या है बेटा? ये जो IX करंट है, ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट है, किसका करंट है? रजिस्टर का करंट है। रजिस्टर के करंट को निकालने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए, और रजिस्टर दोनों सिरों के विभव मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, करंट है, करंट की डायरेक्शन क्या? दिस इज हाइयर एंड दिस इज लोअर। तो क्या लिखेंगे बेटा? हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू करंट। V that is V1 और V3 की वैल्यू मालूम है, that is 10 divided by 13 minus 620 divided by 91 divided by 2, that is equal to IX। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो बेटा आएगा ऊपर का 91, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते दैट इज 70 प्लस 620 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज नथिंग बट द IX। तो IX की वैल्यू जब निकालेंगे तो IX यहां से आ जाएगा 690 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 91। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 तिहाई 6, 5। तो IX की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 345/91 एम्पियर। क्या 13 से कटेगा? क्या 13 का 13, 13 दूनी 26, 9 नहीं कटेगा। तो IX की वैल्यू आ जाएगी 345/91 एम्पियर। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द क्वेश्चन नंबर 3। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग फिर से आपके सुपर नोट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ और क्वेश्चन जो इसमें थोड़े से टफ है, और उनको हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स।